गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के बारे में बातचीत करेंगे। पद्मावत महाकाव्य हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह मलिक मोहम्मद जायसी का कीर्ति स्तंभ है। इस ग्रंथ में शाह वक्त के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है और इसी आधार पर इसके रचना काल के बारे में समस्त भ्रामक तथ्यों को दरकिनार कर विद्वानों द्वारा इसका रचना काल संवत 1540 स्वीकार किया गया है। जायसी ने पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की। दोहा चौपाई छंदों में रचित यह महाकाव्य हिंदुओं में प्रचलित लोक आख्यान पर आधारित है। इस आख्यान के नायक हैं चित्तौड़ के राणा रत्न सिंह और नायिका है सिंघलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती। पद्मावत का कथानक इस प्रकार है। सिंघलगढ़ अत्यंत सुंदर द्वीप है। अन्य द्वीपों से उसकी सुंदरता बढ़ चढ़कर है। यहाँ का राजा गंधर्वसेन है। उसका प्रताप चारों ओर फैला है। उसके पास विशाल सेना है। उसकी रानी का नाम चंपावती है। राजा गंधर्वसेन और चंपावती की एक अपूर्व सुंदरी कन्या है जिसका नाम है पद्मावती। पद्मावती के पास हीरामन नामक एक तोता है। हीरामन बड़ा बुद्धिमान था। युवावस्था प्राप्त होने पर भी पद्मावती का पिता राजा गंधर्वसेन उसके विवाह की कोई परवाह नहीं कर रहा था। एक दिन पद्मावती ने अपने प्रिय शुक से अपनी मनोव्यथा कही। उसने कहा, प्रिय शुक, युवा अवस्था आने पर भी मेरे पिता मेरे विवाह का कोई आयोजन नहीं करते। शुक ने उत्तर दिया, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। यदि आप आज्ञा दे तो मैं जाकर देश विदेश में आपके लिए कोई योग्य वर खोजूं। इन दोनों की बातचीत कोई सुन रहा था। उसने जाकर राजा से शिकायत कर दी। इस पर राजा ने क्रोधित होकर शुक को मार डालने का आदेश दिया। पद्मावती ने बड़ी विनती और युक्ति से तोते की जान बचाई। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ मानसरोवर स्नान करने गई थी। इसी बीच शुक के पिंजरे को बिल्ली ने आ घेरा। वह अवसर पाकर अपनी जान बचाकर वन की ओर उड़ गया। वहाँ एक बहेलिया के जाल में वह पड़ गया और बहेलिया उसे पकड़कर ले चला। पद्मावती को जब शुक के उड़ जाने का समाचार मिला तब वे अत्यंत दुखी हुई। उसने बड़ा शोक मनाया। शुक को लेकर बहेलिया सिंघल द्वीप की हाट में बेचने चला गया। वहाँ चित्तौड़गढ़ का एक ब्राह्मण भी कुछ व्यापार करने की अभिलाषा से आया था। उसने उस शुक को खरीद लिया और चित्तौड़ की ओर लौट गया। जब वह चित्तौड़ पहुँचा तब शुक के गुणों की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। फैलते फैलते राजा रत्न सिंह के कानों तक जा पहुंची। राजा रत्न सिंह ने जब शुक के गुणों का वर्णन सुना तब उसने ब्राह्मण को बुलाया और शुक को मुंह मांगे मूल्य पर खरीद लिया। वह उसे बड़े प्रेम से अपने यहाँ रखने लगा। उसकी रानी नागमती बड़ी सुंदर थी। एक दिन नागमती राजा रत्नसेन की अनुपस्थिति में श्रृंगार करके शुक के समीप आई और पूछने लगी, क्यों शुक, मेरे जैसा रूप तुमने कहीं देखा है? हीरामन शुक पद्मावती का ध्यान करके हंस पड़ा और कहने लगा, सिंघल की नारियों की क्या बात पूछती हो? उनकी बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर नागमती नाराज हो गई। उसने शुक को मार डालने की आज्ञा दी। धाई ने शुक को छिपाकर रानी से कहा कि वह मार डाला गया है। राजा रत्नसेन जब आखेट से लौटा तो उसने शुक की खोज की। उसने नागमती से कहा, या तो शुक को ला या स्वयं अपनी जान दे दे। नागमती बड़े संकट में पड़ी। अंत में धाई ने शुक ला दिया। तब राजा प्रसन्न हुआ। शुक के मिलने पर राजा ने उससे सच्ची बात पूछी।
हीरामन ने पद्मावती के रूप गुण की चर्चा राजा से की, जिसे सुनकर वह उस पर मुग्ध हो गया। लोगों के लाख समझाने पर भी उसने निश्चय किया कि वह पद्मावती को अवश्य प्राप्त करके रहेगा। वह योगी होकर अपने साथियों को ले हीरामन को आगे कर सिंघल द्वीप की ओर चल पड़ा। मार्ग में अनेक कष्टों को झेलकर वह समुद्र तट पर पहुंचा और गजपति की सहायता से उसने समुद्र पार करने का निश्चय किया। क्षार, खीर, दधी, उदधी, सुरा, किलकिला और मानसरोवर आदि 7 समुद्रों को पार करता हुआ वह सिंघल द्वीप में पहुंचा। वहां पर महादेव का एक मंदिर था, जहां रत्नसेन अपने साथियों के साथ बैठकर तप करने लगा। हीरामन को उसने पद्मावती के पास भेज दिया। शुक ने जाते समय राजा से कहा कि वसंत पंचमी को पद्मावती यहाँ पूजा करने आएगी, तब आपसे भेंट होगी। शुक को बहुत दिनों के बाद देखकर पद्मावती बड़ी प्रसन्न हुई। हीरामन ने अपना सारा हाल कह सुनाया और रत्नसेन के बारे में भी सारा समाचार सुना दिया। पद्मावती रत्नसेन के बारे में जानकर उस पर मुग्ध हो गई। उसने प्रतिज्ञा की कि वह राजा के गले में ही जयमाला डालेगी। इसके पश्चात शुक राजा रत्नसेन के पास लौट आया। पद्मावती बसंत पंचमी के दिन उस मंदिर में पहुंची और राजा रत्नसेन ने पद्मावती को देखा। पद्मावती के सौंदर्य को देखकर वह मूर्छित हो गया। उसके मूर्छित होने पर पद्मावती ने उसके वक्ष स्थल पर चंदन से लिख दिया, जोगी, तू अभी भिक्षा प्राप्त करने योग्य नहीं है, तो ठीक समय पर सो जाता है। यह लिखकर वह चली गई। पद्मावती के चले जाने पर राजा को चेत हुआ। वह बहुत पछताने लगा। उसने प्राण देने का निश्चय किया। यह समाचार सुनकर सब देवता घबरा उठे। महादेव और पार्वती ने वेश बदलकर उसकी परीक्षा करने का निश्चय किया। पार्वती ने अप्सरा का रूप धारण किया और राजा से कहने लगी कि मैं ही पद्मावती हूँ। राजा को पद्मावती से सच्चा प्रेम था। उसने उत्तर दिया कि तू पद्मावती नहीं है। पार्वती को पूर्ण विश्वास हो गया कि राजा को पद्मावती से सच्चा प्रेम है। उसने महादेव से कहा कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। राजा ने महादेव और पार्वती का वास्तविक स्वरूप पहचान लिया और वह उनकी स्तुति करने लगा। महादेव ने प्रसन्न होकर राजा रत्नसेन को सिद्धि गुटिका दी और सिंघलगढ़ में उसे घुसने की आज्ञा दी। योगियों ने जाकर सिंघलगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। राजा के दूत आए और उन योगियों से उनका अभिप्राय पूछने लगे। उन्होंने उत्तर दिया कि हमें पद्मावती चाहिए। इस पर दूत क्रोधित होकर चले गए। उन्होंने राजा से सब समाचार जाकर कह दिया। राजा भी बड़ा क्रोधित हुआ। योगियों ने गढ़ के भीतर प्रवेश किया। वे राजा की आज्ञा से पकड़ लिए गए। रत्नसेन को सूली देने की आज्ञा हुई। वह इस पर बड़ा प्रसन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने रत्नसेन को देखकर कहा कि अवश्य यह कोई राजकुमार है। उसी समय महादेव और पार्वती रत्नसेन की सहायता के लिए आ पहुंचे। महादेव, जो भाट के वेश में थे, उन्होंने राजा को बहुत समझाया कि योगी नहीं है, ये चित्तौड़ का राजा रत्नसेन है। ये पद्मावती के योग्य वर है। इससे अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं मानी। इस पर लड़ाई की तैयारियां आरंभ हुई। योगियों की ओर से युद्ध में देवता भी शामिल थे। देवताओं की शंख ध्वनि सुनकर राजा घबरा गया और उसने महादेव का वास्तविक स्वरूप पहचानकर उनसे क्षमा मांगी और कहने लगा कि कन्या आपकी है, चाहे जिससे उसका विवाह कीजिए। इसी बीच हीरामन शुक ने आकर
राजा को चित्तौड़ का सारा समाचार कह सुनाया। गंधर्वसेन रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह करने पर सहमत हो गया। शुभ अवसर पर विवाह हुआ। रत्नसेन अपने साथियों के साथ सिंघल में रहकर सुख लूटने लगा। उसकी अनुपस्थिति में उसकी रानी नागमती बहुत दुखी हो रही थी। उसके विरह विलाप से पशु पक्षी तक दुखी होते थे। एक दिन रात को एक पक्षी ने उसका रुदन सुना। उसके दुख पर तरस खाकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारा संदेश रत्नसेन के पास पहुंचाऊंगा। संदेश लेकर वह सिंघल पहुंचा और एक वृक्ष पर बैठकर सुस्ताने लगा। संयोग से रत्नसेन आखेट से थककर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया था। पक्षी उस वृक्ष पर बैठकर एक दूसरे पक्षी से बातचीत कर रहा था। उसने नागमती का सारा कष्ट कह सुनाया। राजा ने उन दोनों की बात सुनी। वह अपनी रानी नागमती के लिए व्याकुल हो उठा और उसने अपने राज्य को लौटने का निश्चय किया। रत्नसेन अपने राज्य को वापस जाने की तैयारी करने लगा। उसने पद्मावती को भी अपने साथ ले लिया। गंधर्वसेन ने उसे असंख्य धन दिया। सब ले देकर वह जहाज पर सवार हुआ। समुद्र तट पर उसे समुद्र भिक्षुक के रूप में मिला। उसने राजा से दान मांगा। राजा ने लोभ के वशीभूत उसे कुछ न दिया। जहाज पर चढ़कर राजा जब आधे समुद्र में आया तब प्रचंड वायु वेग में उसका जहाज लंका की ओर बह गया।